गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं सारे बच्चे? ऑल गुड? हाँ सर, एकदम बढ़िया। तो आइए बच्चे, आपके साथ मैंने आप डिस्कस करना था। आपकी स्क्रीन पर आपका चैप्टर का नाम लिखा हुआ है डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। आपको पता ही होगा कि ये चैप्टर हम लोग का चल रहा है और ये बच्चे हमारी डिडक्शन की कौन सी क्लास है? क्लास 4। बहुत ही छोटी सी क्लास होगी ये, आधा घंटा या 45 मिनट्स में आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट डन हो जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सर अभी भी इसमें कौन कौन से सेक्शन रह गए सर? चलिए, तो जो सेक्शन बच रहे हैं मैं पहले वो बताता हूं आपको। हमारा सर एक सेक्शन बच रहा है 80G, उसके बाद 80QQB और 80RRB। ठीक है, तो ये हमारे बच रहे हैं बेटा। और एक JJA भी है। ठीक है, वो मैं आपको होमवर्क दूंगा, मेरी तरफ से आपको इनाम है कि आप कुछ सेक्शन खुद से करोगे। और सर जो ऑलरेडी हमने क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में कर लिए हैं, क्या आप उसको बताओगे? हाँ बेटे हाँ, आइए एक बार। बहुत ही बढ़िया चार्ट बना हुआ है बच्चे, तो देखते हैं सर वो चार्ट। और ये रहा आपकी स्क्रीन पर। रोटेट होगा क्या ये तो नहीं हो रहा रोटेट। और कुछ तरीका? ऑटोमेटिकली ओपन विद प्रीव्यू, इससे क्या होगा? हाँ जी, तो क्या मैं इसको कर पाऊंगा? नहीं बेटे नहीं। तो आइए, कोई बात नहीं सर, हमें फिर भी दिख रहा है सर, मेहनती बच्चे हैं हम। तो बेटा देखो, याद करो, मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। मैंने स्टार्ट कराया था 80D, फिर कराया था 80DD, DDB, याद है? फिर 80E, 80EE घर का, और 80EE नया, वो जो घर वाला आया था 1.5 लाख की लिमिट। हाँ सर, 80EEB, ईईबी भी याद करो बेटा। सर क्या ये सेक्शन याद रखने? 100% याद रखने। ईईबी कौन सा था? इलेक्ट्रिक व्हीकल का। तो हम लोगों ने एक क्लास में तो पहले ये करा था, ईईबी ये सारे। ठीक है, और ऑब्वियसली जी आज मैंने आपको कराना है। 80GG मैंने करा दिया, जीजीए, जीजीबी, जीजीसी। जीजीए मैंने आपको होमवर्क दिया था, आई होप आपने कर लिया होगा। सर उसके बाद आरआरबी क्यूक्यूबी मैंने कराना है। JJA ये आपने करना है। 80JJA ये आपका होमवर्क है साहब। उसके बाद और कौन सा है सर? टीटीए कर लिया, टीटीबी कर लिया, यू कर लिया। काफ़ी हो गया सर हमारा। 80C, CCC, CCD ये भी हो गया है सर। इसमें CC नहीं लिखा, हाँ बेटे वो नहीं लिखा हुआ क्योंकि उसमें कोई डिडक्शन नहीं थी, सिर्फ वो एक प्रोविजन था, इसलिए नहीं लिखा हुआ। बट आई बिलीव आपको ये बात समझ आ गई होगी। बिल्कुल सर बिल्कुल, घबराए नहीं आप सर, भरोसे से आगे बढ़िए। तो आइए, आपके साथ बढ़िया सेक्शन कराऊंगा बच्चे आपको, कॉन्सेप्ट वाला है सेक्शन। कौन सा सेक्शन सर? 80G। सर 80G किस चीज का है सर? 80G है बेटा अगर आप डोनेशन करते हो। अच्छा, यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए डोनेट करोगे तो आपको कितने की डिडक्शन मिल जाएगी? 1 लाख की। बड़ी सिंपल सी बात है सर। सर कहाँ कहाँ डोनेट करना है, कैसे करना है, सब बातें करूंगा आपसे, लेकिन समझना 80G क्या बोल रहा है। 80G बोलता है कि जितने भी लोग जो कमा रहे हैं उनकी मेन प्रॉब्लम क्या होती है? उनकी मेन प्रॉब्लम होती है उनकी GTI आ रही होती है। मान लो एक इंसान है, उसकी कुछ GTI है, उसको कम करना चाहता है, तो उनके लिए 6A है। तो 6A के अंदर एक सेक्शन कौन सा है? 80G, कि भाई डोनेट कर दो ना, कुछ माइनस करवा देंगे। ठीक है, तो ये डोनेशन के ऊपर है। अब डोनेशन के ऊपर दो बातें हो सकती हैं।
या तो आप काइंड में डोनेट कर रहे हो या तो आप कैश में डोनेट कर रहे हो। कैश का मतलब आप कैश और बैंक दोनों लेके चलना। अभी अगर आप काइंड में डोनेट करते हो तो 80G नहीं मिलेगा सर। सर काइंड में मतलब भाई मैंने किसी को एसी डोनेट कर दिया, मैंने किसी को कंबल डोनेट कर दिए, मैंने 1 करोड़ रुपए का अनाज डोनेट कर दिया, मैंने 1 करोड़ रुपए का गोल्ड डोनेट कर दिया, क्या मुझे डिडक्शन मिलेगी? नहीं सर नहीं। अगर आप कैश या इसमें करते हैं तो आपको 80G में डिडक्शन मिल जाएगी। एक बात और समझ लो, मैक्सिमम पेमेंट जो कि आप कैश में कर सकते हो इज ₹2000। भाई साहब कैश के अंदर मैक्सिमम पेमेंट यानी कि मैक्सिमम डोनेशन जो आप कर सकते हैं 2000। अगर आपने 2000 से ऊपर की करी तो आपको 80G में डिडक्शन नहीं मिलेगी। यानी कि कुल मिलाकर मेन सरकार क्या कह रही है बैंक में। और मेरी अब एक और बात समझ लेना, सर मैं 1000 करोड़ डोनेट कर दूंगा। बेटे कितना भी अमाउंट, जितनी तुम्हारी हिम्मत है ना उतना डोनेट कर दो, सरकार डिडक्शन दे देगी आपको। हालांकि इसके ऊपर तो और मैं डिस्कस करूंगा। तो कुल मिलाकर सर 80G का एक बेस क्लियर हुआ। हाँ सर यहां तक तो क्लियर है। अब मेरी बात समझना बेटा, कॉन्सेप्ट ना बढ़ता जाएगा और ये सारे बच्चे साथ साथ नोट करते जाएंगे। सर क्या अभी अगर मुझे रास्ते में कोई इंसान मिले जिसको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है और अगर मैं उसको रोक के उसको एक चेक दे दूं 50,000 का, क्या मुझे डोनेशन मिल जाएगी? नहीं बेटे नहीं। ऐसे तो हर इंसान बोलेगा वो रास्ते में जो चल रहा था मैंने उसको 10,000 रुपए दिए। मैं आपको बोल दूं बेटे मुझे पैसे की जरूरत है, मेरे को डोनेट करते जाओ, सारे बच्चों ने 1-1 लाख रुपए डोनेट कर दिया, तो क्या आपको डिडक्शन मिल जाएगी? क्या नहीं मिलेगी आपको डिडक्शन। भाई साहब गवर्नमेंट ने लिस्ट निकाल रखी है, लिस्ट ए, लिस्ट बी, लिस्ट सी, लिस्ट डी। ये 4 लिस्ट में बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं जहां पर ही आपको डोनेट करना है। ऐसे नहीं कि जहां आपकी मर्जी आ रही है आप डोनेट कर रहे हो। आपको गवर्नमेंट बताएगी कि हमारा ये एक एनजीओ है, यहाँ पे डोनेट करिए, ये टेम्पल में डोनेट करिए, ये गुरुद्वारा में डोनेट करिए, ये मॉस्क चर्च यहाँ पे डोनेट करिए। अपनी मर्जी से पीपल के पेड़ के नीचे आपने एक मंदिर बनाया, वहां पे 10 लाख रुपए डोनेट कर दिए, ऐसे थोड़ा ना होता है। फिर तो सारे के सारे बना लेंगे सर उसको। इट हैज टू बी नोटिफाइड, इट हैज टू बी नोटिफाइड इन लिस्ट ए, लिस्ट बी, लिस्ट डी। आई होप आपको क्लियर है। सर जल्दी बता दो लिस्ट ए में कौन कौन है, लिस्ट बी में, लिस्ट सी में, लिस्ट डी में। बेटा वो तो हमें लिस्ट याद करनी है, लेकिन पहले आप कॉन्सेप्ट तो समझ लो। पहले जो कॉन्सेप्ट वाली बात है मैं वो डिस्कस कर रहा हूं। लिस्ट ए में आपको 100% डिडक्शन मिलती है, लिस्ट बी में 50%, लिस्ट सी में 100% एंड लिस्ट डी में 50%। कुल मिलाकर 150, 150। अच्छा तो ये बात है सर, ठीक है, ओके जी। अब अगली बात, हाँ जी सर। तो बेसिकली लिस्ट ए 100%, लिस्ट बी 50%, हाँ जी सर। तो लिस्ट ए 100%, लिस्ट बी 50, लिस्ट सी 100, लिस्ट डी 50। इसका मतलब, और चलो एक बार मैं बताऊंगा पूरा ही मतलब, और यहां पर एक और चीज लिख लो। यहां पर मैं लिख रहा हूं विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। यहां पर भी क्या लिख रहा हूं, विदाउट
क्वालिफाइंग लिमिट, यहां पर मैं लिख रहा हूं विद लिमिट, और यहां पर भी लिख रहा हूं विद लिमिट। सर ये क्या है बताऊंगा ना बेटा। इसका मतलब आप समझना, आप लिस्ट ए में कुछ नाम लिखे हुए हैं इंस्टीट्यूशंस के, एनजीओस के, लिस्ट बी में लिखे हैं, लिस्ट सी में लिखे हैं, लिस्ट डी में लिखे हैं। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल, अगर मैंने कहीं पर डोनेट करा और वो लिस्ट ए, लिस्ट बी, लिस्ट सी, लिस्ट डी कहीं भी नहीं आ रहा, क्या मुझे 80G में डिडक्शन मिलेगी? नहीं मिलेगी सर, मुझे 80G में डिडक्शन नहीं मिलेगी। यानी कि लिस्ट ए, लिस्ट बी, लिस्ट सी, लिस्ट डी कहीं ना कहीं तो होना ही चाहिए। अब समझना, सपोज करो मैंने 10,000 रुपए लिस्ट ए में, एक इंस्टीट्यूट है वहां पे जमा कराया। मैंने कितना डोनेट करा? 10,000 रुपए। तो मैं फर्स्ट वाले में लिख रहा हूं डोनेट, ठीक है। आगे वाले में भी डोनेट लिखूंगा ना तो समझ जाना क्यों डोनेशन की बात ही कर रहा हूं। मुझे 80G में कितने की डिडक्शन मिलेगी बच्चे? मुझे 80G में, आई एम सॉरी 1 लाख लिख दिया मैंने, मुझे 80G में पूरे 10,000 की मिलेगी, क्योंकि सर आपने बोला है 100% डिडक्शन। अगर सर मैं लिस्ट बी में 15,000 डोनेट करता हूं, तो क्या डोनेट मैंने कितना करा? डोनेट मैंने करा 15,000, क्या मुझे पूरी डिडक्शन मिलेगी? नहीं बच्चे, मेरे को मिलेगी 7500 80G में। यहां तक बहुत आसान था कि आप जितना भी डोनेट करो पूरा का पूरा मिल रहा है, जितना भी करोगे उसका 50% मिल रहा है। क्योंकि आसान क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा था कोई लिमिट नहीं है, विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। यहाँ पर सर कुछ लिखा हुआ है सर, यहाँ पे लिखा हुआ है विद लिमिट। अब ये क्या होता है सर, आइए एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लो आपने लिस्ट सी में 20,000 डोनेट करा। लिस्ट सी में कितना डोनेट करा? 20,000। लिस्ट नंबर डी में करा आपने 30,000। सर बड़ा आसान है, निकाल देंगे। 20,000 का 100 यहाँ पे 20,000 लिख देंगे, 50% का 30,000, सॉरी 30,000 का 50% 15,000 लिख देंगे। तो आपके जो दिमाग में चल रहा है ना, मैं वो लिख देता हूँ पहले, ये आपके दिमाग में चल रहा है बच्चे, लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे। बहुत ध्यान से जो मैं आपको स्टेप बताऊंगा आपको वही करना है बच्चे, सरकार ने बोला हुआ है वो स्टेप करने को, ठीक है। अब क्या होगा, मैं आपको कह रहा हूं मैक्सिमम लिस्ट सी और लिस्ट डी कितना जा सकता है? 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, 10% ऑफ ATI। सर ATI क्या होता है मैं बताऊंगा ना आपको, अभी आप ना मैथमेटिक्स समझो, सिर्फ मैं आपको जो समझा रहा हूं। ATI को आप कुछ मत सोचो, आप सोच लो टोटल इनकम ही है ना, ये वर्ड तो सुना हुआ है ना आपने, टोटल इनकम। अभी के लिए आप ATI को ये मान लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। तो आइए सर, अब एक बात बताइए, अब एक बात बताइए, छोटी सी चीज पूछता हूं आपसे। सपोज करो आपको ATI दिया हुआ है, और ATI कितना है, कितना मान लेते हैं ATI कितना है, 3 लाख। ये एग्जाम्पल चल रहा है बेटा कि आप कैसे निकालोगे, ठीक है। ATI कितना दिया हुआ है? 3 लाख। और ऑब्वियस बात है, पूरा समराइज आपको ये बता देता हूँ, इस ATI का इन दोनों से तो कोई लेना देना है नहीं, तो 10,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, 7500 तो मिलेगा ही मिलेगा। अब ATI कितना है? 3 लाख। अब क्या होगा, मैक्सिमम मुझे कितना मिल सकता है? 10%, दैट इज 30,000। मैक्सिमम कितना मिल सकता है? 10%, विच इज 30,000। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। अब क्या होगा, इसका मतलब अब आप समझना,
लिस्ट ए के अंदर 20,000 तो मिल जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम कितना जा सकता हूँ 30,000, तो बी में मिल जाएगा। लिस्ट बी में कितना मिल सकता है 10,000। तो इसका मतलब सर ऑल्दो लिस्ट बी के अंदर है तो 30,000, पर क्या मैं इसको 30,000 लिख सकता हूँ? नहीं सर, क्योंकि 30,000 में से टोटल मेरा मैक्सिमम कितना जा सकता है 30,000, जिसमें से ए कंज्यूम हो गया, लिस्ट ए 20,000 कंज्यूम हो गया, बचा कितना 10,000, तो ये 30,000 बन गया। आप समझ रहे हो? लेकिन सरकार ने यहां पे गेम खेली। सरकार अब कहती है अब मैं लगाऊंगी 50%। ध्यान से बेटा, ध्यान से। सरकार ने बोला अब लगेगा 50%, और ये हो गया आपका 5,000। तो भाई साहब आपकी डिडक्शन बना दी इन्होंने 25,000। सर ये क्या करा आपने? सर बच्चे मैं आपको ये कह रहा हूं, आप जो भी आपने लिस्ट सी और लिस्ट डी में आपने जो भी डाला है आपको उसका 100% 50% कुछ नहीं करना। आपको पता लगा 20,000 जमा करा है, अच्छा जी ठीक है। आपको पता लगा 30,000 जमा करा है, अच्छा जी ठीक है। चुपचाप सुन लिया आपने बात, आपने कुछ नहीं करा। आपने सिर्फ क्या करा, आपने पूछा एटीआई कितनी है और आपने उसका 10% निकाल दिया 30,000। आपने कहा भाई साहब 30,000 से ऊपर तो जा नहीं सकते। फिर मैं बताता हूं आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा। सर इसका मतलब 20,000 का 20,000 ये तो मिल जाएगा, इसका 15% सॉरी इसका 50% हम करते, टोटल 35,000। ऐसा आपका एक दिमाग चल सकता है, जो बहुत ही कॉमन बात है। तो आपका कितना आ जाता है इसका 35,000, और यहां पे 30,000, तो 30,000। नहीं बेटे नहीं, ऐसे नहीं करना है, यही तो मैं समझा रहा हूं, स्टेप्स बता रहा हूं आपको मैं। आपका सबसे पहला स्टेप होगा 10% ऑफ एटीआई निकालना। दूसरा स्टेप है आपका 30,000 में से 20,000 रुपए तो मिल गए आपको, बचा कितना 10,000। क्या ये 10 पूरा मिलेगा? नहीं, लिस्ट बी के अंदर इस 10 का 50% करोगे 5,000, तो एक तो ये और ये 25। अब मुझे बताइए 30,000 की लिमिट थी और 25,000, तो मुझे बताइए सी प्लस डी कितना आ रहा है आपका? सर सी प्लस डी हमारा आ रहा है 25,000। मुझे बताइए यहां तक कोई दिक्कत? हाँ जी, कोई दिक्कत यहां तक? सिस्टम क्लियर है आपको? सर एक बात बताओ, ये 30,000 है, अगर मान लो ये कुछ होता ही ना, डी नहीं है, 20,000 है, तो 20,000 मिल जाती। ठीक है। अगर सर ये 2 लाख होता तो बेटा 30,000 तक जा सकता हूं, तो 2 लाख अगर मेरा होता भी तो मुझे मैक्सिमम तो 30,000 पे ही जाना पड़ता ना, 30,000 से ऊपर तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि मेरा 10% ऑफ एटीआई क्या है 30,000। लिस्ट ए में क्या आ जाता? लिस्ट ए में अगर 2 लाख है तो लिख लो 2 लाख, दिस और दिस विच एवर इज लोअर। 30,000 ही तो जा पाओगे, समझ रहे हो? सर एक और एग्जांपल करा दोगे? हाँ बेटा मैं कराता हूं। लिस्ट सी में मान लो है नील, लिस्ट डी में मान लो है 1 लाख, और 10% ऑफ एटीआई आपको दिया हुआ है 60,000। तो सिस्टम क्या है, सबसे पहले एक लिमिट तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी लिमिट निकल रही है, ये दूसरी लिमिट क्या है कि भाई 60,000 तक लिस्ट ए को घुसा सकता हूं, लेकिन कुछ है ही नहीं। आई एम सॉरी लिस्ट सी, तो जो बच गया वो लिस्ट डी। तो 60,000 में से अगर मैं निल करूंगा
तो 60,000 तक ही तो मैं इसको ले सकता हूं लिस्ट डी को। लेकिन बच्चे इसका 50% कौन करेगा? तो ये आपका आ जाएगा 30,000 एंड दिस प्लस दिस। अब समझो, दिस प्लस दिस कितना आया? 30,000। इन दोनों में से विच एवर इज लोअर, ये आपका क्या बन जाएगा? 80G की डिडक्शन। और लोअर में क्या हो गया? 30,000। 60,000 और 30,000, एक लिमिट है ये और एक लिमिट है। सर ये तो सरकार गेम खेल गई। मतलब हम आसानी से, अगर हम इसका 50% करते, 50,000 होता, 60,000 और 50,000, तो बस आपको वो नहीं करना ना, आपको अपने दिमाग में डालना ही नहीं है, वो आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। सर एक और एग्जांपल करा दो और अच्छे से समझ आ जाएगा। बेटा अब मैं आपको कह रहा हूँ लिस्ट सी 20,000, लिस्ट डी 80,000 और 10% ऑफ 80 है, सेम रख लेते हैं 60,000। तो आप सबसे पहले किसको कंज्यूम करोगे? लिस्ट सी को। लिस्ट सी कितना ले सकते हो आप? 20,000। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, 20,000 का तो पूरा 100% ही मिलेगा ना सर। तो कितना हो गया वो? 20,000। उसके बाद कितना रह जाएगा अब? 60,000। क्योंकि ये जो 60,000 है, इसमें से 20,000 तो आपने खपत कर ली, बचा हुआ कितना है? 40,000। इसका क्या कर दोगे? 50%। आपकी दो लिमिट्स बन गई, लिमिट नंबर ए, लिमिट नंबर बी, विच एवर इज लेस। तो आपको कितने की डिडक्शन मिलेगी? 40,000 की। आई होप आपको क्लियर है। सर बस एक चीज़ बता दो, ये 40 कैसे आया? बेटे ये ऐसे आया कि 60 से ऊपर तो तुम जा नहीं सकते। 20,000 तुमने लिस्ट ए में ले ली, तो तुमको लिस्ट बी में, आई एम सॉरी लिस्ट डी में सिर्फ और सिर्फ 40,000 ही मिलेगी। क्लियर है? सर अगर मैं आपको बोलूँ कॉन्सेप्चुअल लेवल पे सारी बात हो चुकी है, और क्षमा चाहूँगा यहाँ पर मैंने पता नहीं ए और बी क्यों लिखा है, लिस्ट सी और लिस्ट डी। ए और बी का तो कोई काम ही नहीं है भाई साहब, आसान सी बात है। जितना भी जमा करोगे 100%, जितना जमा करोगे उसका 50%। यहां पर आपको कुछ देखना ही नहीं है इनिशियल लेवल पे कि 100% करूंगा 50 करूं। पहले भाई साहब ATI निकालो पहले तो, उसके बाद सी में 20,000, तो अब कितना बच जाएगा? 10,000। 30 में से 20 गया, 10,000 उसका, तो आपने क्या आ गया आपका? 25। दिस और दिस विच एवर इज लोअर। ठीक है, तो सर अब मैंने इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया है, अब मैं आपके साथ स्पीड में आगे बढ़ रहा हूं। आइए, 80G एलिजिबल एसएससी एन एसएससी हु पेज एनी सम एज डोनेशन। कोई भी एसएससी जो कि क्या पे करता है सर? डोनेशन टू एलिजिबल फंड्स। तो बॉक्स में कर लेना, एक तो डोनेशन, दूसरा एलिजिबल फंड्स और इंस्टीट्यूशन is entitled deduction subject to certain limitation from the gross total income. Quantum of deduction. There are 4 categories of deduction. The following table give the detail of the fund. तो बेसिकली ये आपकी लिस्ट ए है। ये देखो क्या लिखा है, डोनेशन क्वालिफाइंग फॉर 100%। देखो बेटा 100% लिखा था उसमें और यहाँ पे विदाउट क्वालिफाइंग था। तो सर ये इतनी बड़ी लिस्ट क्या याद रखनी है? हाँ बेटे हाँ। फिर आपकी लिस्ट बी है या लिस्ट 2 कह लो, 50% विदाउट क्वालिफाइंग, 100% सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट यानी कि विद लिमिट,
50% विद क्वालिफाइंग लिमिट। तो कुल मिलाकर वही बना ना हमारा 100-50 विदाउट लिमिट विद लिमिट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। आपको ये स्टेप्स, ये जो मैंने सिखाए थे अभी क्वालिफाइंग लिमिट वाले, ये वही लिखे हुए। पहला स्टेप क्या है? कंप्यूट एडजस्टेड टोटल इनकम। आइए मैं आपको बताता हूं व्हाट डू यू मीन बाय एडजस्टेड टोटल इनकम। सर हमें क्वेश्चन में एडजस्टेड टोटल इनकम निकालनी पड़ेगी। हाँ बेटा हाँ, आपने तो सर सीधी दी थी बेटा, मैं आपको दूसरा कॉन्सेप्ट समझा रहा था ना। एडजस्टेड टोटल इनकम क्या होती है? जीटीआई यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम, यानी कि पांचों हेड का टोटल, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, पांचों का टोटल इनकम एज रिड्यूस्ड बाय, इसमें से माइनस कर दो। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, डिडक्शन को माइनस कर दो। एंड ऑब्वियसली एक्सेप्ट 80G, यही तो निकाल रहे हो आप। सर डिडक्शन में तो 80GB आते हैं, तो भाई वही निकाल रहे हो, तो उसके अलावा बाकी सारी माइनस कर दो। 80C, CCD, 80D, डबल डी, यू, जितनी भी है। तो जीटीआई में से क्या क्या माइनस होगा? डिडक्शंस माइनस हो जाएंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स माइनस हो जाएंगे अंडर 111A। सर ये क्या होता है बेटा? अभी आप सिर्फ एडजस्टेड टोटल इनकम का मतलब याद रख लो। अगर आपको एग्जाम में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111A दिए हो जाएंगे तो आप उसको माइनस कर लोगे। बच्चे कैपिटल गेन में बहुत डिटेल बात करूंगा, 1 घंटा बात करनी है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A पर, ठीक है। अभी सिर्फ इतना समझो, ये कैपिटल गेन की इनकम है अंडर सेक्शन 111A। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये भी कैपिटल गेन की इनकम है, लॉन्ग टर्म में 112 और 112A। एनी इनकम ऑन विच इनकम टैक्स इज नॉट पेबल, कुछ नहीं करना आपको, छोड़ दो इसको। सो एटीआई में ये तीनों आपने माइनस कर दिया, उसके बाद उसका 10% निकाल दिया। देन कैलकुलेट द एक्चुअल डोनेशन which is subject to qualifying limit, that is category 3 or 4, C and D. Then lower of step or 2 is the maximum permissible deduction. The said deduction is adjusted first against donation qualifying for 100% deduction. जो भी डिडक्शन है इस, देखो क्या लिखा है, एडजस्टेड फर्स्ट अगेंस्ट डोनेशन क्वालिफाइंग फॉर 100%। सबसे पहले कैटेगरी सी, कैटेगरी 3 को माइनस करो, उसके बाद 50%, जो वर्किंग मैंने आपको बोली थी, ठीक है। डोनेशन इन काइंड शैल नॉट क्वालिफाई फॉर डिडक्शन, कैश के अंदर 2000 से ऊपर डिडक्शन नहीं हो सकती। और अब सर आप ये बता दो, ये लिस्ट जो है सर एग्जाम में क्या हमें क्वेश्चन बताएगा कि ये लिस्ट 1 है, लिस्ट 2, लिस्ट 3, लिस्ट 4? नहीं बताएगा बेटा, आपको याद रखनी है। सर लिस्ट 1 बहुत बड़ी है सर, 22-23, बेटा 23 नहीं है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तो एक इलस्ट्रेटिव है। लिस्ट 2 में 4, लिस्ट 3 में 2, लिस्ट 4 में 4, 5। तो बेटा एक बात बताओ, क्या स्मार्टर तरीका ये नहीं है अगर हम 2 याद कर लें, 3 याद कर लें, 4 याद कर लें, तो इसके अलावा जो हुई वो कहाँ चली जाएगी? वो चली जाएगी लिस्ट ए में। बट सर अगर कोई चारों में ही नहीं है तो हम तो सोच लेंगे भाई वो BCD में नहीं थी, लिस्ट ए में है। बेटा इतना विश्वास हमें ICI पे करना पड़ेगा कि वो जो भी डिडक्शन देगी वो किसी ना किसी लिस्ट में तो होगा, और ऐसा ही होता है। थोड़ा भरोसा इंस्टीट्यूट पर करना चाहिए। तो आइए लिस्ट नंबर 2, लिस्ट बी बोल लो, लिस्ट 2 बोल लो, मैं लिस्ट 2 बोल रहा हूं। 50% विदाउट क्वालिफाइंग। आइए क्या क्या है सर? जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, जवाहरलाल नेहरू को बॉक्स में कर लो। देन इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, एंड जहां पे गांधी परिवार वहां पे ड्रॉट, सूखा पड़ गया बेटे, 70 साल से खा गए भारत सरकार को। जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ड्रॉट। आई होप आपको लिस्ट नंबर 2 याद हो गई। लिस्ट नंबर 3, 100% सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग। ये कहां पर है? कहां डोनेट करना है? डोनेट करो टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को डोनेट करिए, या फिर अप्रूव्ड लोकल अथॉरिटी, या फिर इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग। बॉक्स में कर लीजिए। अगर आप गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को पे करते हैं किस लिए? फॉर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, तो आप लिस्ट 3 में आ जाते हैं, और लिस्ट 3 में 100% डिडक्शन मिलेगी, लेकिन आपको क्वालिफाइंग लिमिट को चेक करना पड़ेगा।
क्लियर है? यस। सेकेंड पॉइंट, सम पेड बाय अ कंपनी, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी को मिलेगी एज डोनेशन टू इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और एनी अदर एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। तो याद रखिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन बॉक्स में कर लीजिए, किसने डोनेट करा? कंपनी ने। एज वी नोटिफाई द गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट, इसको बॉक्स में कर लेना, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्पोर्ट्स और गेम्स और स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स एंड बहुत आसान है सर, फैमिली प्लानिंग और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, बस। लिस्ट 4, एनी इंस्टीट्यूशन। अच्छा पहले मैं ये वाला बताता हूँ, गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। सर ये गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी तो ऊपर भी आया था ना? हाँ बेटे हाँ, गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, लेकिन अब क्या बोल रहा है वो? एनी चैरिटेबल पर्पस। ऊपर पर्पस था फैमिली प्लानिंग लिस्ट 3 में, लिस्ट 4 में क्या है? चैरिटेबल पर्पस अदर देन पर्पस ऑफ प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, यानी कि आप गवर्नमेंट को डोनेट करते हो अगर फैमिली प्लानिंग के लिए तो लिस्ट 3, अगर चैरिटेबल पर्पस के लिए करते हो तो लिस्ट 4। क्लियर है? हाँ जी। एनी इंस्टीट्यूशन और फंड एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया फॉर चैरिटेबल पर्पस फुलफिलिंग द प्रिस्क्राइब कंडीशन। ऐसे बहुत सारे फंड्स होंगे जो कि गवर्नमेंट ने मे भी नोटिफाई कर दिया हो, प्राइवेटाइज फंड हो लेकिन वो चैरिटेबल पर्पस के लिए है, ठीक है? तो अगर आप चैरिटेबल के लिए करते हो तो थोड़ा सा ध्यान दो, चैरिटी की सारी बातें लिस्ट 4 में स्टार्ट हुई हैं, समझ रहे हो? तो चाहे गवर्नमेंट को दो या फिर किसी और फंड में आप दो फॉर चैरिटेबल पर्पस, लिस्ट टी। हाँ जी बताइए, क्लियर है? आई उसके बाद कहाँ डोनेट कर रहे हो? एनी अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंडिया बाय अंडर एनी लॉ एनैक्टेड ईदर फॉर डीलिंग विद एंड सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ हाउसिंग अकोमोडेशन, बॉक्स में कर लीजिए हाउसिंग अकोमोडेशन। अगर आप हाउसिंग अकोमोडेशन के लिए कुछ डोनेट करते हो फॉर द पर्पस ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट इंप्रूवमेंट ऑफ टाउन विलेजेस सिटीज, तो आपको डिडक्शन मिलती है। तो कीवर्ड क्या है? हाउसिंग अकोमोडेशन। और डेवलपमेंट क्या कर रहे हो आप? सिटी को, टाउन को या विलेज को। पॉइंट नंबर 4, माइनॉरिटी कम्युनिटी, बॉक्स में कर दीजिए। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं फॉर प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी। सर ये क्या होता है बेटे? नहीं जाना हमने इतना डिटेल में बेटा। नेक्स्ट, फॉर रेनोवेशन और रिपेयर ऑफ नोटिफाइड टेम्पल, बॉक्स में कर लीजिए। अगर आप टेम्पल में देते हैं, किस लिए सर? रेनोवेशन और रिपेयर, नोटिफाइड टेम्पल, मॉस्क, गुरुद्वारा, चर्च, archaeological, artistic importance, or which is a place of public worship of renown throughout any state or states। यानी कि सर टेम्पल में डोनेट करोगे, मॉस्क में करोगे, गुरुद्वारे में करोगे, चर्च में डोनेट करोगे तो 80 G में डिडक्शन मिल जाएगी लिस्ट नंबर 4 के अंदर। क्वालिफाइंग लिमिट आपको बहुत अच्छे से पता लग गया है। The eligible donation referred to in 3 and 4 should be aggregated and the sum total should be limited to 10% of ATI। ये इस लाइन को रीड ना करके सीधा ही जो मैंने कॉन्सेप्ट कराया था और सीधा क्वेश्चन कर लेना। जितना ज़्यादा रीड करेंगे उतना ज़्यादा फंसोगे। इलस्ट्रेशन नंबर 13 आपका होमवर्क है बच्चा। क्या आप कर लेंगे? हाँ सर हाँ कर लोगे बेटे, मुझे भरोसा है आप कर लोगे, लेकिन मेरा भरोसा तोड़ना मत। मैं ये भरोसे पर बोल रहा हूँ कि आपने चारों क्लासेस देख के करोगे इसको। ऐसे नहीं होएगा सर कि हम तो कर लेंगे, ये क्वेश्चन करना को ये थोड़ा ना ये क्वेश्चन कर लिया तो आपको आ गया, लेकिन यू हैव टू रियलाइज कि जब सारी चीज़ें पता है फिर क्वेश्चन करोगे, जब मज़ा आएगा, वो इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर है? हाँ जी सर। तो हमारा 80G कंप्लीट है। खत्म बेटे खत्म, आखिरी सांसें ले रहे हैं चैप्टर। नेक्स्ट सेक्शन है 80QQB। सर QQB क्या होता है बेटा? ये होता है
रॉयल्टी इनकम मिलना, ओ माय गॉड। रॉयल्टी क्या होता है सर? बेटे क्या आपने बागबान मूवी देखी? हाँ सर देखिए। तो एक बार आप अपने मम्मी पापा के साथ बागबान देखना बेटा, आप समझ जाओगे क्या इम्पैक्ट डालते हैं अमिताभ बच्चन जी पेरेंट्स पे। पेरेंट्स को लगता है यही है लड़का जो मेरे को घर से निकाले। कभी भी मेरा सुझाव है आपको, अपने पेरेंट्स के साथ बागबान मत देखना भाई। बागबान खत्म होते ही आपको ऐसे देखेंगे। समझ रहे हो सर? क्या था उस कहानी में, बताओ ना बेटा। सर बागबान में ना अमिताभ बच्चन जी को उनका बच्चा बहुत तड़पाता है बेटा, ठीक है। मतलब छोटी छोटी चीज़ें, रिस्पेक्ट ना देना, ओल्ड एज हो जाती है, काम ना करना, ऐसे उनके बच्चे बहुत दुख देते हैं उन्हें। फिर अमिताभ बच्चन जी क्या करते हैं, एक बुक लिखते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, और वो बुक उनका कोई फ्रेंड पब्लिश करवा देता है, और भाई साहब वो बेस्ट सेलर बुक बन जाती है। सारी की सारी दुकानों पे बागबान की बुक्स छप रही हैं भाई साहब, और अमिताभ बच्चन जी को पता नहीं है। तो जिस इंसान ने छपवाई थी वो कहता है ये लो जी पेमेंट 10 लाख रुपए। ये 10 लाख क्यों मिल रहा है भाई? क्योंकि बेटा ये जो बुक बिक रही है इसमें अमिताभ बच्चन जी का टैलेंट है, और उस टैलेंट का उनको प्राइज मिल रहा है क्योंकि उन्होंने एक बुक लिखी है। आपने इसी तरीके से देखा होगा चेतन भगत, और मैं इतना ज़्यादा बुक्स रीड नहीं करता तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है, बट भाई साहब अगर आप कोई बुक लिखते हो तो आप ऐसे नहीं करते कि चलो यार जिसको मन कर रहा है छाप दो। भाई साहब एक पब्लिशर होता है जो आपसे कॉन्ट्रैक्ट लेगा कि तुम्हारी बुक मैं ही छापूंगा, बता रहा हूँ, और जितनी छपवाऊंगा उस हिसाब से तुमको पैसा दे दूंगा। मेरे कहने का मतलब है एक ऑथर है, जैसे अमिताभ बच्चन जी ऑथर थे बुक के, तो जब उनकी बुक फेमस हो गई तो उनको क्या आने लग गई बेटा, रॉयल्टी इनकम। अब रॉयल्टी इनकम कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है, हो सकता है आपको लमसम मिल रही हो, ठीक है, हो सकता है आपको ईयरली बेसिस पे मिल रही है। ज्यादा बेटर है ईयरली बेसिस से लिखने से अच्छा आपको परसेंटेज ऑफ सेल्स बेसिस पे मिल रही है। अगर आपको रॉयल्टी बेटा लमसम पे मिल रही है तो जो भी आपकी एक्चुअल रॉयल्टी जो भी आपने रिसीव करी है, यानी कि जितनी भी आपको इनकम हुई है, या फिर 3 lakhs, 1 2 3 4 5 5 जीरो है बेटा, विच एवर इज लेस। एग्जाम्पल देता हूँ सर, मैंने एक बुक लिखी और ये बुक कोई टेक्स्ट बुक्स नहीं है कि मैं टैक्स की बुक लिख रहा हूँ या वो, उसकी बात नहीं कर रहा, फिक्शन, लिटरेरी वर्क, ठीक है, ये वो बुक्स हैं। तो बेसिकली मैंने बुक लिखी, मेरे को बोला गया जी बुक लिखो तुमको 5 लाख रुपए देंगे, वन लमसम। तो उनको मेरी 5 लाख इनकम हो गई, और मुझे डिडक्शन कितनी मिलेगी, 5 लाख या 10 विच एवर इज लेस, तो 80 QQB में डिडक्शन कितनी मिल जाएगी मेरे को, ये मिल जाएगी सर। क्लियर है? हाँ जी सर बिल्कुल। दूसरा समझना बेटा, इसमें मुझे जो भी इनकम हुई, लेकिन ये इनकम किससे ऊपर नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट एक्सीड 15% ऑफ बुक सोल्ड। ये जो भी इनकम है इट शुड नॉट एक्सीड 15% ऑफ बुक सोल्ड। ये एक लिमिट हो गई। एक लिमिट हो गई 3 lakhs, विच एवर इज लेस, तो मेरे को डिडक्शन मिल जाएगी। सर एग्जांपल देना बेटे, बुक्स बिकी पूरे साल में
10 लाख रुपए की सेल कितनी हुई? 10 लाख। मुझे बोला गया था कि आपको मिलेगा इसका 20%, यानी कि 2 लाख। तो मुझे बताइए मेरी इनकम क्या हो गई? ये 2 लाख। लेकिन सर 15% से तो ऊपर नहीं जा सकते, यानी कि 10 लाख का 15% 1.5 लाख। तो 2 लाख और 1.5 लाख कौन सा लिखूं? शुड नॉट एक्सीड है। तो भाई साहब 1.5 लाख और 3 लाख विच एवर इज लेस, 1,50,000 की आपको 80 QQB के अंदर डिडक्शन मिल जाएगी। आई होप आपको ये सेक्शन क्लियर है। यहां तक कोई दिक्कत? समझ आ गया सर? मतलब अगर हम एक बुक लिखते हैं और हमें रॉयल्टी इनकम आती है तो उसकी डिडक्शन मिलती है 3 लाख रुपए मैक्सिमम। लमसम होती है तो एक्चुअल और 3 लाख विच एवर इज लेस इज अलाउड एज डिडक्शन अंडर 80 QQB। और अगर परसेंटेज ऑफ सेल्स होती है तो 15% ऑफ बुक सोल्ड से ऊपर इनकम नहीं जा सकती, और 3 लाख विच एवर इज लेस। बिल्कुल बराबर बेटा। आ जाओ अब थोड़ी सी थ्योरी रीड करते हैं कि क्या लिखा हुआ है। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी इनकम। तो आपको क्या दिखाना है, ध्यान रखना है, रॉयल्टी इनकम है किसके लिए सर? ऑथर ऑफ सर्टेन बुक्स, कुछ बुक्स के लिए अदर देन टेक्स्ट बुक्स। अंडर सेक्शन 80 QQB डिडक्शन ऑफ अप टू ₹3 लाख इज अलाउड टू एन इंडिविजुअल रेसिडेंट। तो बॉक्स में कर लीजिए इंडिविजुअल रेसिडेंट। इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम डिराइव्ड एज ऑथर द डिडक्शन शैल बी इनकम डिराइव्ड एज ऑथर और 3 लाख विच एवर इज लेस। ये बातें मैं आपको बता चुका हूं, ये आप पढ़ सकते हैं। दिस सच बुक शुड बी वर्क ऑफ लिटरेरी, आर्टिस्टिक और साइंटिफिक नेचर और ऑफ रॉयल्टी और कॉपीराइट फीस इन रिस्पेक्ट ऑफ सच बुक। इतना डिटेल में बस आपको सिर्फ रीड ही करना है। दिस डिडक्शन शैल हाउएवर नॉट अवेलेबल, शैल नॉट बॉक्स में कर लीजिए। रॉयल्टी ऑफ इनकम फ्रॉम टेक्स्ट बुक फॉर स्कूल। स्कूल में आप बुक पढ़ते थे ना बेटा, RD शर्मा, इन पे नहीं है बेटा। RD शर्मा जी बोले जो पब्लिश कर रहा है रॉयल्टी देगा। रॉयल्टी मिलती है उन्हें, क्या डिडक्शन मिलेगी? नहीं मिलेगी। गाइड्स, कमेंट्रीज, न्यूज़पेपर, जर्नल, पैम्पलेट्स, इसके ऊपर नहीं है। तो आपको ये बात याद रखनी है। मैनर ऑफ कंप्यूटेशन में आपको सिखा चुका हूँ, यहाँ से तो आपको पता भी नहीं लगेगा बोलना क्या चाह रहे हैं। और एक पॉइंट बस बताना है, पीरियड फॉर रिपैट्रिएशन ऑफ इनकम अर्न्ड आउटसाइड इंडिया। सर मेरी बुक बाहर तक फेमस हो गई सर, ऑस्ट्रेलिया में मेरी बुक पढ़ रहे हैं सर। ऑस्ट्रेलिया में जो पब्लिशर है उसने मेरे को पेमेंट करी। सरकार कहती है हम, और वो जो इनकम है, क्या मैं कह सकता हूँ इंडिया में टैक्सेबल होगी? हाँ सर, अगर हम इंडिया में रेजिडेंट हो तो इंडिया में टैक्सेबल होगी, चाहे बुक ऑस्ट्रेलिया में बिक रही है, बट रॉयल्टी इनकम इंडिया टैक्सेबल है। अब सवाल ये है, क्या मैं डिडक्शन लेना चाहता हूँ? हाँ लेना चाहता हूँ सर। कौन से सेक्शन में? QQB में। सरकार कहेगी भाई डिडक्शन दे देंगे, लेकिन कंडीशन सुन लो, वो जो पैसा तुम बाहर कमा रहे हो 6 महीने के अंदर अंदर इंडिया में ले आओ, फॉरेन एक्सचेंज में, कन्वर्टेबल फॉरेन यानी कि डॉलर में लेकर आ जाओ। अगर तुमने 6 महीने के अंदर अंदर वो पैसा ले आए तो डिडक्शन ले लेना। और डिडक्शन कितनी है? वही वो जो 3 लाख रुपए। Where the assessee earns any income from source outside India, he should bring such income into Indian convertible foreign exchange within a period of 6 months from the end of the previous year in which such income is earned. तो within a period of 6 months from the end of previous year in which such income is earned. क्या आपको क्लियर है? हाँ सर। RRB क्या है? कुछ नहीं है बेटे, रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स। ये भी रॉयल्टी है पेटेंट्स पे। भाई साहब मेरे पास एक ऐसा फॉर्मूला है जो मैं किसी को नहीं दूंगा। फिर भी एक इंसान आ गया, नहीं 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 फार्मूला दो, फार्मूला दो। मैंने कहा नहीं दूंगा। उसने कहा नहीं नहीं फार्मूला दो, मैंने कहा पैसे दो। उसने मेरे को लमसम पैसा दिया, तो जो भी पैसा देगा वो मेरी इनकम। तो वो इनकम, और यहाँ पे कितने लिमिट है? 3 लाख। सेम बेटा, 3 लाख मैक्सिमम डिडक्शन, रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स 3 लाख विच एवर इज लेस। मुझे 5 लाख मिले तो 5 लाख की इनकम तो मैं ऊपर दिखा दूंगा PGBP में जहां भी, लेकिन नीचे डिडक्शन कितने की मिलेगी? 3 लाख। मुझे बताइए यहां तक कोई दिक्कत? सर
आप इस पूरे सेक्शन को पढ़ सकते हैं, सेम बातें लिखी हुई हैं, आधे पेज का सेक्शन है सर। QQB और RRB रिलेटेबल थे, तो विच ब्रिंग्स टू मी अ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, आपका चैप्टर खत्म हुआ। ये सुनने के लिए कितना अच्छा लगता होगा ना आपको। सर आप बोलते हो कि 3 लेक्चर, लगाते हो 5 लेक्चर, वैसे तो ये चौथा है बट हाँ जनरली 3 बोल के मेरे 5 ही लग जाते हैं। तो एनीवेज आई होप आपको सारी बातें समझ आ गई हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा 8588819426, या यूट्यूब में ही नीचे कमेंट बॉक्स पर अपना डाउट डाल दो। मैं देखता रहता हूँ कि कमेंट कौन करता है। और बेटा प्लीज़, मेहनत तो भाई मैं कर ही रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, लाइक करते हो तो और मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए। क्लियर है? चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।